अमल सारा व कांता के साथ थी। न इसने आगे बढ़कर दुल्हनों की रस्म की, न ही किसी और काम में दिलचस्पी ली। वो एक जानिब खामोशी से कांता के साथ बैठी रही थी। कांता ने इसका दमकता चेहरा देखा और फिर सोफे पर जरा आगे होकर बैठी। फिर इसकी गोद में रखे हाथों में से एक हाथ पकड़कर अपने नरम से हाथ में कैद किया तो अमल चौंकी। जो हो गया इसे भूल जाओ, कांता ने बहुत नरमी से कहा था। इसका गला दुखने लगा था, आंसू बहुत देर से रुके रखे थे, जिसकी वजह से दर्द अब अंदर ही अंदर घुल रहा था। इसकी आंखें गुलाबी पड़ने लगी। मैं ठीक हूँ, उसने कमज़ोर सी आवाज़ में कहा। ज़रूर, मगर कांता के हाथ से अपना हाथ नहीं निकाला। इसके लम्स से पता नहीं क्यों इसे वली के एहसास की खुशबू आया करती थी। शायद हम जिस इंसान के करीब भी होते हैं, इसी की खुशबू, इसके लम्स का एहसास, का अंदाज़, सब कुछ हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से उतरता जाता है। कांता को भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अमल को इसे देखकर वली की मौजूदगी का एहसास होता था। वो बिना किसी ताल्लुक के इससे 2 ही मुलाकातों में करीब हो गई थी। लेकिन मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर इसकी जवाब की नफ़ी की तो उसकी आंखें चमकने लगीं। बिल्कुल वली सा अंदाज़ था। आहिस्ता से इसकी आंखें पढ़ के इसके जुमलों का इनकार करने वाला अंदाज़। मैं डर गई थी। इसने झुका चेहरा उठा कांता को बराह रास्त देखने से परहेज़ किया। लाउंज के इस तरफ सोफ़े पर ख़वातीन का रश ख़ासा कम था, क्योंकि रस्म का एहतमाम बाहर सब्ज़ार पर किया गया था। यहाँ लाउंज तक भी मेहमानों की शोर की दबी-दबी सी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने हमेशा खुद को आम लड़कियों से ऊँचा समझा, हमेशा खुद की इज़्ज़त की और दूसरों से करवाई। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं। मैं गलत जगह जगह पर की गई गलत बात को, गलत बात करने वाले को रोक सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मुझे लफ्ज़ों की ठोकरों से सब कुछ उड़ाना आता तो मैं एक आम डब्बू और अंधी बहरी लड़की से कितने मुख्तलिफ हूँ। मैं डिफाइंडेड हूँ, काबिल इज़्ज़त। किसी को भी मेरी बेइज़्ज़ती करने का कोई हक़ नहीं। यकीन करें कांता, मैंने कभी किसी को खुद पर बोलने नहीं दिया। लोग अगर कोई नाज़िब बात भी कर भी जाते तो मैं इन्हें इसी वक़्त रोक देती थी। मगर आज इसने गीली सांस अंदर को खींची। कांता नरमी से इसे देख रही थी। आज इसने मुझसे कहा कि हर किसी से बात नहीं की जाती, हर कोई बात समझने वाला नहीं होता। वो इतनी जल्दी समझ गया और मैं सारी ज़िंदगी इस ज़हन में हूँ कि अपने लफ्ज़ों से कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी रोक सकती हूँ, किसी को वो अनजान तक पहुँचा सकती हूँ। मगर गलत थी कांता, मैं तो एक कमज़ोर सी लड़की हूँ। आज जब नफ़ीस ने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैं इसे रोक ना पाई। अगर वली नहीं आता तो पता नहीं। अनीस की आवाज़ आखिर में खौफ से काँपी तो कांता ने नरमी से उसका हाथ दबाया। वो कभी तना नहीं करेगा। तुम्हें डरो नहीं, खौफज़दा मत हो। तुम अब भी एक बहादुर हक़ बात करने वाली लड़की हो। तुमने जो इस वक्त इस लड़के से कहा तो ये भी हिम्मत थी तुम्हारी। बात लड़कियाँ तो इतना भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती। तुमने इसकी आंखों में आंखें डालकर इसकी बातों का जवाब दिया। बहुत अच्छा किया। हम औरतें, हमारे पास इन लफ्ज़ों के अलावा और है क्या अमल? हमारे पास हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, हमारा वक़ार। हम अगर हाथ से मुकाबला नहीं कर सकती तो क्या हो? ये हमारे मर्द किस लिए हैं? ये मुकाबला करेंगे हमारे लिए हाथों से। मगर हम अपनी ज़बानों से मुकाबला करती हैं, अपने दलाइल से, अपने तरीक़ाकार से। तुम इससे हल्का मत लो अमल। अदालतों में लोगों के सामने खड़े होकर जब हम जैसी औरतें मज़बूत दलाइल देती तो बड़े से बड़े मुजरिम भी सिर्फ़ हमारी आवाज़ की वजह से सूली चढ़ते हैं। जानती हो, इब्न सफ़ी कहा करते थे कि औरत ताकतवर होती है, इतनी ताकत के मर्द पैदा करती है। कांता के नरम मगर सब मज़बूत लफ्ज़ों ने बिगड़ती इसी अमल की ढालस बंधाई थी। इसका दिल खौफ से सिकुड़ रहा था, यकदम ही शांत हो गया। वली मुझसे बहुत नाराज़ होगा कांता, कुछ देर बाद इसने कहा। तो वो मुस्कुराए। तुम्हारी कोई गलती नहीं, फिर क्यों नाराज़ होगा वो तुमसे? वो ऐसे बिलावजह नाराज़ नहीं होता। तुम परेशान मत हो। मगर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अजीब सा लग रहा है कुछ दिनों से। अजीब सा, खामोश सा, बहुत भयानक सी खामोशी है इसकी। जैसे जैसे हर पल दिमाग में जमा तफरी कर रहा है, हर वक्त अपने अहदाफ तय कर रहा हो। बस हर वक्त बेसुकून की हालत में। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो ठीक हो गया था, मगर अब फिर से वो ऐसा ही बनता जा रहा है जैसे पहले था। मुझे अब खौफ आ रहा है इससे। कांता ने इसकी बात पर आहिस्ता से सर हिलाई तो सब इससे भी बहुत वक्त से महसूस हो रहा था। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा वो काफ़ी दिनों से। खैर, हम क्या कर सकते हैं सिवा दुआ के? पूछो तो कुछ बताता भी नहीं है, सब कुछ अंदर ही अंदर पाल कर रखा हुआ है। अल्लाह बस हिफाजत करे इसकी। कांता ने कहा इसका हाथ थपथपाया, फिर नरमी से छोड़ दिया। परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। इनकी तसल्ली पर इसने गहरा सांस लिया और फिर साथ बैठे जैन के बालों में हाथ फेरा। इसी पल बाहर से अजीब अफरा तफरी की सी आवाज़ें आई तो दोनों ने बेवक्त पलट कर बाहर की जानिब देखा। बाहर तेजी से पहुँचाड़ बरसने लगी और लोग अब अंदर की जानिब भागते आ रहे थे। सारी रात इसने किस तरह गुजारी कुछ याद ना पड़ता था। पहले वो इसे अस्पताल लेकर गया, फिर इसने पुलिस को कॉल की। सुरंग के आसपास बहुत से एहलकार खड़े जांच पड़ताल कर रहे थे। क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी। पहले करम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, फिर सारी कार्रवाई के बाद इसे घर भेज दिया गया। वली जानता था कि सारी तो का कोई फ़ायदा नहीं। हाशिम की एक कॉल पर पुलिस को पीछे हटना पड़ेगा और फिर करम का केस फाइलों में बंद करके शरीफ के सबसे पिछले हिस्से में रख दिया जाएगा। 2-3 दिन बाद करम
करम के किसी को याद नहीं होगा तो दुनिया एक बार फिर से अपना कारवां जारी रखेगी। 2 दिनों की मुसलसल बेख्वाबियों फिर अपनी आँखों के सामने करम के गरम से वजूद को ठंडा पड़ता देखना, इससे फिर से वही तकील गया जहाँ इसने अपना सफ़र शुरू किया था। सब कुछ वहीं पर चला गया था, इसी तारीख कबाड़ खाने के आस-पास। सरदार बाबा को इसने फ़ोन करके कह दिया कि वो 2 दिन तक घर नहीं आ पाएगा किसी ज़रूरी काम की वजह से, और इसके लहज़े में ऐसा कुछ था कि ज़मान ने मज़ीद कुछ इतना मुनासिब ना समझा। करम को जब गुस्ल देकर सहन में बिछी चारपाई पर लाकर डाला गया तो सारा गाँव इसके माँ-बाप की दिलवश चीखों से गूंज उठा। हर एक की आँख अश्क-बार थी, हर एक के दिल से आहें निकल रही थी। सब ऐसे अंजाम से पनाह तलब कर रहे थे, मगर वली वो इन सबको खाली-खाली नज़रों से देखे गए। दिल इतना वीरान था कि हद नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। सब कुछ एक बार फिर राख का ढेर बनता जा रहा था। जनाज़ा उठने का वक़्त आया तो इसने कंधा दिया, फिर मुसलसल कब्रिस्तान तक ने किसी को भी अपनी जगह पे कंधा नहीं देने दिया। करम का बाप पीछे-पीछे रोता हुआ आ रहा था। इसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपने जवान बेटे का जनाज़ा इन नातों कंधों पर उठा सकता। सारे रास्ते लोग इसकी आब-व-का से लरसते रहे थे, मगर किसी ने इसे रोने से नहीं रोका, क्योंकि ना तो किसी के पास वो अल्फाज़ थे जिनसे इसे तसल्ली दी जाती और ना ही ऐसा दिल कि इस बूढ़े बाप के आँसू बर्दाश्त किए जाते। कब्रिस्तान पहुँचकर इसे लहद में उतारते उसने एक आखिरी बार इसका नौउम्र पुरकशिश सा चेहरा देखा, फिर इसे अंदर उतार दिया। कब्र में मिट्टी डालने के बाद लोग आहिस्ता-आहिस्ता छँटने लगे। वो खामोशी से इसकी कब्र को देखे गया। इसकी आँखें गुलाबी थी, चेहरा सपाट और सरसा। चंद पल वो इस दिन चढ़ी धूप में इसकी ताज़ा कब्र को देखे गया, फिर से एक वादा लेता हुआ पलट आया। तुम देखना करम, मैं इनका क्या हाल करता हूँ। गाड़ी हवेली की जानिब दौड़ाते हुए मुस्तकिल एक ही बात दोहराया जा रहा था। वली अहमद कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, हरगिज़ भी नहीं। वो हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर की मखसूस चहल पहल थी। 2 दिन से वो घर से बाहर रहा तो इससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि जितने वक्त वो बाहर रहा, इन्हीं दिनों मेहंदी और बारात थी जो इसकी गैर मौजूदगी में गुजर चुकी थी। अब एक दिन के वफ़ के बाद शायद वलीमा रखा गया था। इसका दिमाग इतना थका हुआ था, सर इतना दुख रहा था कि कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि तारीख क्या थी, किस दिन की थी। सबसे पहले बीजान की नज़र इस पे पड़ी तो वो इस तरफ आईं। काम हो गया तुम्हारा? जी बीजान, इसने मुश्किल कहा तो आवाज़ बैठी हुई थी। 2 दिन की मुसलसल खामोशी से इसका गला अजीब-सा हो रहा था, मगर कुछ था जो बीजान को ठटका गया। उन्होंने इसके चेहरे पे हाथ फेरा, फिर बेयकीनी से इसे देखा। इतना तेज़ बुखार वली, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, तुम बाहर काम कर रहे थे? खुदाया बैठो, इधर आओ इधर। वो मना करना चाह रहा था, मगर फिर भी बीजान ने इसे हाथ से पकड़ कर लॉन्च में ले आई। इसी पर ज़मान जीनों से उतरते हुए नज़र आए। अमल भी इनके साथ ही थी। वली को देखकर चौंक गई। ज़मान ज़रा देखे इसे कितना शदीद बुखार हो रहा है, अपना जो ज़रा ख़्याल कर ले। ये लड़का नूरा जा वली के लिए खाना लगा, पता नहीं कब से खाना नहीं खाया इसने। ज़मान भी परेशानी से इसके साथ आ बैठे, अब बार-बार इसकी पेशानी पर अपने हाथ की पुश रख कर देख रहे थे। इतना बुखार कैसे हो गया वली? कहाँ थे तुम? इनकी परेशान सी आवाज़ पर से नफ़ी में सर हिलाया। ठीक हूँ सरदार बाबा, बस हल्का सा बुखार है, हल्का सा। बीजान ने नाखुशी से इसको रोका तो अब कि वो बिल्कुल खामोश सा होकर बैठ गया। अमल का दिल भी एकदम से बहुत परेशान हो गया था, मगर अभी इसके सामने ऐसे जाना, इससे धड़कते दिल से ज़ेनें उभर की और फिर लाउंज में चली आई। एक नज़र इसे देखा, फिर किचन की जानिब मुड़ गई। दुल्हनों के घर से आया ढेरों-ढेर नाश्ता अब तक वैसे ही पड़ा था, मगर नूरा वली के लिए ताज़ा खाना निकाल रही थी। इसने भी आगे बढ़कर इसका हाथ बटाया। खाना खाओ और दवाई लेकर अपने कमरे में आराम करो जाकर। खबरदार जो अब किसी भी काम के लिए बाहर निकले तुम तो। सरदार बाबा इस पर भरम नहीं होते थे, मगर अभी इसकी लापरवाही पर का गुस्सा सवा नेज़े में पहुँचा था। मैं ठीक हूँ सरदार बाबा, बस ये वली अहमद जो मैंने कह दिया वो तुमने सुन लिया। और फिर आगे से कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से हाथ धो खाना सहरमाग किया और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर चत लेट गया। आंखें मूंदे मगर फिर घबरा कर खोल दी। हर जानिब करम की आवाज़ें गूंज रही थी, हर तरफ उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। इसका खून में लथपथ जिस्म, बरसती बारिश, ठंडे गोश्त की बू। वो बेख्तियार बिस्तर पर उठ बैठा। इसका सांस ऊपर नीचे था, दिल करवटें बदल रहा था। इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। चंद पल वैसे ही बैठा रहा, फिर गहरा सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गया। सुर्ख निस्वारी आंखें अब फिर से छत को तक रही थी। अमल गुमसुम सी बीजान को तक रही थी। अचानक इसे एहसास हुआ कि बीजान इसे पुकार रही थी। अमल, अब क्या? उन्होंने इसके आगे अपना हाथ लगाया तो वो एकदम जागी। इनका चेहरा देखा, उसकी गायब दिमाग पे बखौर से देख रही थी। इसने खजल से होकर शानों पर धरा दुपट्टा खामखा ठीक किया। जी बीजान, तुम कहाँ गुम हो? हाँ, कब से आवाज़ें दे रही हो तुम्हें? हद हो गई, इतनी सी उम्र में इतना गुमसुम बैठना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। वो अब किसे डांट रही थी, मगर इसका दिमाग अब भी यहाँ नहीं था और दिल तो अरसे से वली का होकर रह गया था। सॉरी बीजान, इसने आहिस्ता से कहा। अच्छा छोड़ो ये सब,
जाओ, जाकर देखो कहीं शाज़िया और अमीना को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, अभी अभी आई हैं वो माँ के घर से, तो तुम जाकर इनसे बातचीत करो, हाल-अहवाल लो इनका। मैं देख रही हूँ कि जब से वो दोनों रुखसत होकर आई हैं, तुमसे एक दफ़ा भी इनके साथ ठीक से बात नहीं की। ये तरीका बहुत गलत है बेटे, वो दोनों अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं, इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि वो गैरों के घर आई हैं। जाओ अब उठो। इसका दिल चाहता है कि बस अपने कमरे में सर मुँह लपेटे लेटी रहे, किसी से कोई बात ना करे, ना कोई इससे बराए बात करे, मगर नहीं, पाकिस्तान में अभी पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज़ इजाद नहीं हुई थी। इंसान किसी भी हाल में हो, खामख़ा सबसे हँसकर बात करना लाज़मी है। इसने बोझल होते दिल के साथ कुशन सोफ़े पे रखा, फिर दुपट्टा कंधों पे दुरुस्त करती हुई उठ खड़ी हुई थी। निसार और बख्तियार दोनों का कमरा ज़ीनों के उस पार था। इसने गहरा साँस लिया, फिर खुद को बिला वजह मुस्कुराने के लिए तैयार करने लगी। इसे पता था ना तो शाज़िया इसे पसंद करती है, ना ही अमीना। दोनों का खिंचा-सा रवैया से हमेशा से इन दोनों से एक फ़ासले पर ले आया था, और ये तय ही था कि वो इनसे कभी बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो दोनों थी निगार बेगम की बेटियाँ, तीखे तरह जुमले बोलने वाली, और ऐसे लोगों से तो इसकी वैसी भी नहीं बनती थी। इसने दरवाज़े के पार रुक कर एक पल को रुक कर वली के कमरे की जानिब फेरा। दरवाज़ा बंद था, वो शायद सो रहा हो अंदर। क्या वो ज़्यादा गुस्सा होगा मुझ पर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं फिर क्यों अजीब-सा डर लग रहा था। वो खुद बात क्यों नहीं करता आखिर, और 2 दिनों से कहाँ था वो? उफ़ उफ़ अमल, अभी भी इन बातों को छोड़ो। उसने झट-झटक कर फिर गहरा साँस लिया और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए दरवाज़ा खटखटाया, फिर अंदर दाखिल हुई। शायज़िया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में ब्रश चला रही थी, और बख्तियार वॉशरूम में था। इस तरह अंदर आता देखा इसके चलते हाथ रुके थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। इसने मुस्कुराकर सलाम किया तो शाज़िया भी मुस्कुरा दी, फिर यूँ ही बालों को चुटकियों में गूँथने लगी। वालेकुम सलाम, आओ ना, वहाँ क्यों खड़ी हो? वैसे ख़्याल आ गया तुम्हें इतने दिनों में मुझे सलाम करने का। हिस्ब आदत इसका तन शुरू हो चुका था, मगर अमल ने कमाल इज़्ज़त से मुस्कुराकर इसके लहज़े को नज़रअंदाज़ किया। सॉरी भाभी, दरअसल इन दोनों में तबीयत कुछ ठीक नहीं रही थी, इसलिए मैं सलाम ना कर सकी। आपसे और ना हाल-अहवाल पूछा। आप बताएँ कैसी हैं? किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको? इसने बहुत सहूलत से कहकर इसका अक्स आईने में देखा। वो अब चुटिया के छूटे हुए बालों पर ब्रश फेंकर इन्हें पीछे फेंक रही थी, और हाथों में भरी-भरी चूड़ियाँ हर पल इसकी चंबिश पे बज जाती थी। भला शाबा, वो नई दुल्हन ही लग रही थी। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही कह दूँगी। और हाँ, ज़ाहिर है नया घर है, अपने घर से ख़ासा मुख्तलिफ, तो कुछ वक़्त भी लगेगा यहाँ मुझे यहाँ ठीक तरह से रहने में। ख़ैर तुम बताओ, तबीयत को क्या हुआ था? वो अब इसकी जानिब मुड़ी तो अमल मुस्कुराई। कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा बुखार था, सर पर बोझ। अब ठीक हूँ। वो वहीं दरवाज़े पे खड़ी थी। कुछ था जो इसे अनकम्फ़र्टेबल कर रहा था, मगर अभी यूँ इस तरह से जाना दुरुस्त नहीं था, सो वो भी जमकर खड़ी रही। ख़ैर अब शादी की झंझटों में तो तबीयत अक्सर ख़राब हो ही जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं। वैसे ये वली कहाँ है? जब से मैं आई हूँ तब से नज़र ही नहीं आ रहा। वो अब बेड पे बैठी अपने सूट का दुपट्टा उठाकर शानों पे ला रही थी। अमल गड़बड़ा गई। जी पता नहीं, वो सारा दिन बाहर ही रहता है भाभी, और इसकी मसरूफ़ियत को तो सिर्फ़ बीजान या फिर बाबा ही जानते हैं। अगर कहीं शहर वग़ैरह जाना होता तो बाबा को बता देता है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। अच्छा। एक ज़ोमनी मुस्कुराहट से ने छुआ था शाज़िया के लबों को। अमल ने बेचैन सी साँस खारिज की। औरत इसे मुसलसल गैर आरामदह से कर रही थी। मैंने तो सुना था कि तुम वली से ख़ासी बेतकल्लुफ़ हो, इसलिए मुझे लगा तुम्हें कुछ न कुछ तो ख़बर हो ही की। अमल को अपना चेहरा सफ़ेद पड़ता लगा। इसने गला खंगार कर बामुश्किल लफ्ज़ चंद अल्फ़ाज़ कहे थे। कहाँ से सुना है आपने? मुझे अम्मी ने बताया था। इन्हें शायद अर्जुमन चच्ची ने बताया हो। अर्जुमन चच्ची को तो शायद नादिया ने। क्यों, क्या तुम इससे बेतकल्लुफ़ नहीं हो? इसी वक़्त बालों की को तौली से रगड़ता बख्तियार वॉशरूम से निकला, तो इसे लगा अब तो इससे कोई बात ही नहीं की जाएगी, मगर फिर इसने कमज़ोर सी आवाज़ में खुद को कहते सुना, ये ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, जिसने भी कहा है इसे शायद कोई गलतफ़हमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप आराम करें। अगले ही पल वो कमरे से बाहर थी। शाज़िया ने मुझे अंदाज़ में दुपट्टे का पल्लू लेकर सर पर डाला, और फिर मुस्कुराकर संगार में के सामने खड़े बख्तियार को देखा। चलो कुछ तो इसके भी हाथ लगा अमल के खिलाफ, और शौहर तो पहले इसकी मुट्ठी में था। इधर वो इसके मामलात में अपनी नाक अड़ाए, और इधर वो इसको नाको चने जब वादे खैरी होती। शाम में अजीब सा हफ्ता वो जो महसूस होता था। वो इसी कमरे से बाहर निकली तो कदम लड़खड़ा रहे थे, और दिल खौफ से सिकुड़ कर फैल रहा था। नाज़िया ने इतने साल सब लोगों को अपनी तरफ से उल्टी-सीधी बातें बता दी, और वो इधर मज़े से बैठी रही। अगर जो ये बात बीजान बाबा या फिर बख्तियार भाजी को पता चल जाए तो वो जिसका कत्ल ही कर देंगे। बेअख्तियार इससे रोना आया था। दिल सँभाल कर इसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, वली अपने कमरे से निकला। सुबह के बरस खासा बेहतर और धुले बालों को पीछे जमाए वो शायद अभी-अभी शावर लेकर आया था। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया, फिर
जैसे ही आगे बढ़ने लगा इसकी नज़र अमल पर पड़ी। कुछ था कि वो ठिठक कर रुक गया। एक पल को आँखें सिकुड़कर इसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा। अमल ने इसके ऐसे देखने पे गड़बड़ाई थी। इससे पहले वो पूछ लेता कि मसला क्या है, वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी। इसने फ़ौरन अपने कदम ज़ीनों की जानिब फेरे और फिर पीछे देखे बगैर ऊपर भागती गई। वली बखौर इसे जाता देखता रहा। इसने अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा जल्दी से बंद किया और चंद पल ही वहीं दरवाजे से लगी खड़ी रही। इसकी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। क्या नाज़िया काम थी जो अब इससे यूँ इस तरह ब्लैकमेल करने के लिए शाज़िया भी आ गई थी? अगर ये बात शाज़िया को पता है तो ज़ाहिर है अमीना को भी पता होगी। इसके दिल में बोझ बढ़ता ही जा रहा था। मगरिब की अज़ानें गूंजी तो इसने अपना रुख वाशरूम की जानिब फेरा। एक ही हल नज़र आ रहा था अभी तो। दिल वली ने चंद पल इसके कमरे के बंद दरवाजे को देखा, फिर सोचती नज़रें दूसरी समत फेरी। अब कि इसकी नज़र बख्तियार के कमरे के दरवाजे पे टिक गई थी। फिर वो झटकता हुआ आगे बढ़ गया। वो वज़ू बनाकर आस्तीन कलाइयों पर बराबर करती सिंगार आईने तक आई। एक नज़र खुद को आईने में देखा। इसकी चुटियों से निकली गई लटें मोमी चेहरे पे चिपकी हुई थी और शायद रंग आंखें दासी की जद में लगती थी। सोफे से दुपट्टा उठाकर इसे चेहरे के गिर्द बांधा। फिर कुछ याद आने पर एक लम्हे को मुड़ी। ठीक है ना आप? किसी की आवाज़ गूंजी थी इसके कानों में। दो आंसू लड़क कर इसके गालों पे फिसले, होठों लजराने लगे और तैरती सांसें कांपने लगी। हमारी कहानी इतनी मुश्किल क्यों है वली? मैंने तो मोहब्बत की है आपसे। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? और आप? इसने अपने आंसू रगड़े थे। गीली सांस अंदर को खींची। आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं। देखे लोगों के कैसे कैसे सवालों के जवाब दे रही हूँ मैं। क्यों मुझे तना कर देते हैं आप हमेशा? क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसे? आंसू अब बतावतर बहने लगे थे। दिल जख्मी होने लगा था और याद के पर्दे पर इसका चेहरा फिर से चमकने लगा था। इसने आंखें चंद पल बंद की। गरम गरम आंसू रुखसार पर फिसलने लगे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो दूसरी जान नजर आते इसके चेहरे को मुंह होकर देख रही थी। इसे महसूस कर रही थी और वो दौर था तो दूर क्यों नहीं लगता था? क्यों दूर होते हुए भी इसकी गुर्बत महसूस होती थी? इसने आंखें खोल दी। जाए नमाज बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। मगरिब की नमाज अव्वल वक्त में ही अदा करने वाली नफाक से महफूज रहते हैं। इसने भी अपना ईमान बचाने की अदना सी कोशिश की थी। शाम की स्याही में ईशा की स्याही खुलने लगी तो हवेली के सुनहरे कमरे की भी रोशन कर दिए गए। सारी हवेली इनकी रोशन में नहा गई थी। शाज़िया अमीना अपने शौहरों के साथ लॉन्च में बैठी थी। सरबराही सोफे पर आगाजान मुस्कुराकर शाज़िया की बात सुन रहे थे। बीजान भी मुकाबिल सोफे पर विराजमान के निसार की किसी बात पर हंस रही थी। इसी पल सामिया जब हवेली में दाखिल हुई थी, खुश व खुर्रम खूबसूरत सी कढ़ाई वाले जोड़ा जेब तन किए, हाथों में चूड़ियां पहने वो खासी भरी भरी सी लगती थी। नई नवेली दुल्हन शाज़िया और अमीना के चेहरे से कई ज़्यादा बाबरकत चेहरा लिए। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वो ऐसी थी हंसमुख खुलने वाली। घर में दाखिल क्या हुई सारी हवेली को पर रौनक कर दिया। बीजान अब आके बढ़कर इससे गले मिल रही थी और साथ साथ शायद इससे बाकी मवाकों की गैर मौजूदगी पर डांट भी रही थी, जिस पर वो खिलखिलाकर मुआजरत करती। इससे अलग हुई शाज़िया और अमीना से गले मिली। इनको शादी की मुबारकबादों से नवाजा। दामाद कहाँ है मेरा? आगा जान के इस्तीफा पर बेख्तियार हंसी थी। आपके दामाद जी कह रहे कि वो नहीं आ सकते अंदर। दरअसल किसी काम से आना जाना था आगा जान, इसीलिए अंदर नहीं आए। कल वलीमे में ज़रूर आएंगे। आगा जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बीजान बाबा के चेहरे की बिलाई लेती रही। शाज़िया अमीना चंद एक बातों के बाद इसके आसपास नजर दौड़ाई। ना अमल थी ना ही वली। खाला अमल कहाँ है? अमल कमरे में है अपने। इन सबसे मुआवजा करती ऊपर इसके कमरे की जानिब बढ़ी। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला तो अंदर अंधेरा फैला हुआ था और वो चादर सर तक तो ताने सो रही थी। इसने हाथ मारकर कमरे की बत्तियां रोशन की तो चादर के अंदर से आवाज़ आई, बीजान प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। बीजान की बच्ची। इसने आगे बढ़कर इसकी चादर खींची तो वो एक झटके से उठी। सामी नारा लगाकर वो बेड से उतरी, इसके गले लगी। सामिया हंस रही थी, फिर खुद से अलग किया। सब नीचे बैठे हैं और आप मोहतरम कमरे में बंद है, मराकबा कर रही हैं। शादी का घर है, मगर तुम बाज ना अपनी हरकतों से। और ये हाल देखो अपना क्या कर रखा है तुमने। सुधर जाओ अमल। इसे घेर कर वो आगे बढ़ी, फिर इसके बेड पे बिखरी चादर को लपेटा, तकिए दुरस कर अमल मुस्कुराकर पीछे से इसके गले लग गई थी। इसे देखकर इतनी खुशी हुई थी कि हाथ ने एक ठहारत सी बांधी थी इसके दिल को। अरे अच्छा छोड़ो तो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गई हो। सामी असफर भाई कैसे हैं? इसके खिलते चेहरे को देखकर अमल ने बेसाख्ता कहा तो वो हंसी। वही बात बात पर हंसने की आदत। ठीक है तुम्हारे असफर भाई भी, मगर तुम्हें क्या हुआ है? हाँ क्या हाल बना रखा है खुद का तुमने? तुम तो कभी भी खुद से लापरवाही नहीं बरतती, फिर अब क्या हो गया है? इसकी ढीली चुट्टियों से निकली छोटी छोटी लड़े जा बजा इसके चेहरे की तराफ में बिखरी हुई थी। आंखें रोने की वजह से अजीब थकी थकी लग रही थी। चेहरा सता हुआ था। ठीक तो हूँ, क्या हुआ मुझे? इसने पलट कर अपना चेहरा आईने में देखा और धक
हंसी रह गई। ये तो उसका चेहरा हरगिज़ भी नहीं था, इतना सता हुआ और थका-थका सा। देख लिया कितना ठीक है तुम्हारा हाल। सामिया ने अब आगे बढ़कर इसके वार्डरोब में लटके कपड़े उलट-पलट कर रही थी। फिर एक आसमानी रंग की फ्रॉक हाथ में लिया वापस आई। चलो जाओ शावर लेकर आओ जाकर और फ्रेश हो जाओ, कुछ खाया तुमने? इसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया तो सामिया ने इस पर एक हद हो गई है वाली नज़र डाली और बाहर की जानिब बढ़ गई। इसने मुस्कुराते हुए बेड पे पड़ी फ्रॉक उठाई और वॉशरूम में घुस गई। इसका बोझा दिल एकदम ही सामिया के आने से हल्का-फुल्का हो गया था। किसी की परवाह करना इंसान को कितना हल्का-फुल्का कर देता है ना। काश आप भी ये बात जान सकते। वली अहमद गहरी सांस लेती हुई आगे बढ़ गई। सुबह हवेली में बहुत चहल-पहल हो रही थी। कांता बीजान के इस रात पे आज सुबह से ही आ गई थी। अब लॉन्च में बैठी बीजान से बातें कर रही थी। ज़ैन घर पर आए मेहमानों के साथ बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी पल ज़ीनों से अमल और सामिया उतरती हुई नजर आई। अमल ने वही कासनी फ्रॉक जो पैरों तक गिरती थी पहन रखी थी। स्याह रेशमी बालों को हाफ बांधा हुआ था और कानों में मौजूद छोटे से टॉप से मज़ीद हसीन बना रहे थे। इसके साथ उतरती सामिया भी बहुत बशाश सी कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले जोड़े में मलबूस खिली-खिली सी लग रही थी। अमल की नज़र कांता पे पड़ी तो इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराहट में ढल गए। कांता और सामिया इसके लोग थे जिनके साथ वो बहुत कंफर्टेबल होती थी। अस्सलाम वालेकुम कांता। इसकी चहकार पर कांता मुस्कुरा कर उठी, इसे गले लगा फिर अलग होकर इसका चमकता चेहरा देखा। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह आज बड़ी खिली-खिली लग रही हो। वो हंसती भी सामिया की जानिब मुड़ी जो बीजान के साथ बैठी इन दोनों को देखकर मुस्कुरा कर देख रही थी। ये सब सामिया का कमाल है कांता। आप इसके साथ बैठेंगी ना तो बहुत इंजॉय करेंगी इसकी कंपनी को। बहुत-बहुत अच्छी बंदी है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सामिया भी सलाम करती कांता से गले मिली। फिर अगले ही चंद ही लम्हात में लाउंज से हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पुरखुलूस सी बातों से अमर का दिल जो कल शाज़े की बातों में बोझल हो गया था खिलसा गया था। जाओ लड़कियों नाश्ता कर लो जा आकर। भी जान ने इन्हें किचन से आवाज़ दी तो वो तीनों उठकर किचन में चली आईं। कांता तो नाश्ता कर चुकी थी इसलिए सिर्फ चाय पर इत्तेफाक किया मगर अमर सामिया ने नाश्ता नहीं किया। सामिया की किसी बात पर हंसी अमल की मुस्कुराहट समेटी जब इसने वली को किचन में दाखिल होते देखा। वो हल्के कत्थई से रंग के शलवार कमीज से मलबूस थले धुले बालों को पीछे जमाए अंदर दाखिल हो रहा था। शॉल जो गर्दन के गिर्द हमेशा लिपटी रहती थी अभी नहीं थी। वो इन तीनों को देखकर ठिठक कर रुका फिर सलाम करता अंदर चला आया। वालेकुम सलाम जनाब, कहाँ थे इतने दिनों से आप? कांता ने सबसे पहले इसके कान खींचे थे। अमल ने तो सर भरपूर झुका रखा था। सामिया इसके बरक्स मुस्कुराकर वली को देख रही थी जो कांता की खिंचाई पर गड़बड़ा गया था। मैं यहीं था, यहाँ कहाँ? कांता की बात पे अमल ने तो अमरती से मुस्कुराहट रोकी थी। वली की नज़र से पिछले एक पल को उसका दिल डोल सा गया था। झुके सर के साथ मुस्कुराती हुई इस समय दिल में उतर रही थी। काम था कुछ बस इसलिए नहीं आ पाया घर। इसने कहा फिर पलट कर नूरा को चाय का कहने लगा। काम करो ठीक है मगर ये जो बेजा सजाएं देते हो ना तुम बस पर बस कर दो अब तुम, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कांता कहाँ बाज आ रही थी। सामिया ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अमल ने कांता को घबरा कर देखा मगर वह परवाह किसे थी। मैंने किसी सजा दी है वह हैरान हुआ था। कांता ने तंबी नज़रों से सूचे से लड़के को देखा। इंसान बन जाओ अब, अगर तुमने हमारी प्यारी सी लड़की को रुलाया तो देखना हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ। वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। गलतफहमी है आपको कांता जी, सजाएं देना मेरा काम है ही नहीं। भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछते क्या मैंने कभी सजा दी है इन्हें? इसकी ज़बानी बात को किचन में बैठी तीनों लड़कियों ने समझ लिया था इसलिए वो तीनों एक साथ हंस पड़ी थी। इसी पल शाज़िया अमीना किचन में दाखिल हुई। वली जो मुस्कुरा कर अभी कुछ और कहने ही लगा था एकदम रुक गया फिर रुख फेर लिया। अमल के चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट गायब हुई और खुशगवार से माहौल में तनाव दर आया। किस बात पे हंसा जा रहा है भाई, जरा हमें भी तो पता चले। और अमल हमारे साथ तो बैठकर तुम अब तक ऐसे नहीं हंसी और यहाँ देखो कैसे ठिठे में उड़ाए जा रहे हैं। शाज़िया की तंजिया टून पर वली का चेहरा बेहद सपाट हो गया था। इसने अपनी चाय लिए फिर दरवाजे पे खड़ी दोनों बहनों को भरपूर तरीके से नज़रअंदाज करता आगे बढ़ गया। शाज़िया और अमीना दोनों ने गर्दन मोड़कर वली को देखा था। इसमें किस बात का गुरूर है भाई, न सलाम न दुआ, सारे एक जैसे हैं क्या इस घर में? वली के अंदाज में तलमलाती शाज़िया अंदर आया। अमीना सामिया के साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी। अमल ने खुश पड़ते लबों पे ज़बान फेरी थी। ये सामिया और ये कांता है भाभी, दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसने दोनों की जानिब इशारा करके तारुफ करवाया तो शाज़िया के अब्रू हैरत से ऊपर को उठे। ये भी फ्रेंड्स हैं तुम्हारी? कांता की जानिब इशारा करके पूछे तो अमल की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई मगर कांता बहुत पुरसुकून थी। जी ये भी फ्रेंड है। अच्छा भाई तुम कब से
इतनी बड़ी लड़कियों से दोस्ती करने लग गई। इसने आगे हाथ बढ़ाकर चाय में अपने कम उंड ले ली थी। अमीना ने मुस्कुराकर अमल का फीका पड़ता चेहरा देख लिया। क्या फ़र्क पड़ता है भाभी, दोस्त तो दोस्त होते हैं ना, भले छोटे हों या बड़े। और वैसे भी कांता बहुत समझदार है, मुझे हमेशा बड़ी बहनों की तरह गाइड करती है। इसने मुस्कुराकर कांता को देखा तो वो भी जवाबन मुस्कुराई। सामिया अलबत्ता अपनी चाय घूट-घूट पी रही थी। किचन में एक बार फिर से खामोशी फैल गई। इसी वक़्त वली किचन के दरवाज़े से फिर नमूदार हुआ। कांता, 1 मिनट बात सुनिएगा मेरी। इसने वहीं से खड़े होकर कांता को पुकारा तो उठकर बाहर की जानने बढ़ गई। सामिया अपना नाश्ता कर चुकी थी, अमल को भूख मर गई थी, इसलिए इन दोनों का इंतज़ार किए बगैर वो दोनों भी उठकर बाहर की जानिब बढ़ी तो अब की शाज़िया का गुस्सा सवे नेज़े पे जा पहुँचा। कोई इनके साथ बैठ ही नहीं रहा था। दूसरे लफ्ज़ में कोई इन्हें नई नवेली दुल्हन की तरह लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था। अमल तो जैसे बहुत मजबूरी की तरह इससे बात कर रही थी। और घर के बाकी अफराद, हाँ, बाकी सब ठीक थे इसके साथ। वली का अंदाज़ बहुत खींचा-खींचा सा था, सपाटा, मोहतात, मगर अभी भी इनके आने से कबल कैसे वो उनके साथ हल्के-फुल्के अंदाज़ में बात कर रहा था। तब तो इसके चेहरे पे ऐसे कोई तासुर हरगिज़ भी नहीं था। बस शायद बाहर वालों को देखकर तेवरी चढ़ जाया करते हैं इसके। इसने सर झटका। देखा तुमने इन सबको, हमें तो ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे हम है ही नहीं यहाँ। अमीना ने कहकर एक कीना परवर निगाह किचन के दरवाजे पे डाली। और ये अमल बहुत गुरूर है इसे अपनी खूबसूरती पे। अभी भी देखा कैसी सजी सवरी हुई थी और वली खड़ा था, मगर मजाल है जिसने अपने लहराते बालों पर दुपट्टे का एक पल्लू भी डाला हो और लोग मिसालें देते हैं इसकी। वो दोनों भी नाजे से कम न थी। अपनी काबिले कबूल सूरत को बहुत तराश खराज के बाद सजाया गया था, मगर फिर भी अमल के सामने दोनों कई पस मंज़र में चली जाया करती थी। इसका सामने भला कोई टिक ही कैसे सकता था। वो तो दूल्ही चांदनी थी, बेदाग और खूबसूरत। किचन से बाहर सामिया ने एक पल को इसके हाथ से पकड़ कर रोका तो चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी। तुम्हारी दोनों भाभियों के तेवर ठीक नहीं लग रहे मुझे अमल, एहतियात करना। अमल ने गहरा सांस लिया। तुम्हें अब ठीक नहीं लग रहे? मैं तो जब से आई ये दोनों तब से ही भुकत रही हूँ। अजीब तंज करती रहती हैं 24 घंटे। मुझे समझ नहीं आता मैंने क्या बिगाड़ा है इनका। मैंने तो कभी भी कोई सख्त बात नहीं की इनसे, हमेशा इज्जत की है इनकी। और पता है कल क्या कहा था मुझे शाज़िया भाभी ने? कहते कहते इसकी आंखें भरने लगी तो सामिया चौंकी। क्या कहा? वो इसे गेस्ट रूम में ले आई थी हाथ से पकड़ के। कह रही थी कि इन्हें बड़ी ताई ने बताया कि मैं वली से बहुत बेतकल्लुफ़ हूँ। एक आंसू टपका इसकी आंख से। सामिया तो इसकी बात सुनकर पहुंची रह गई थी। क्या उन्होंने क्यों कही ऐसी बात? नाजिया नाजिया वली को पसंद करती है सामी, इसलिए इसने एक की चार लगा कर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या अपनी माँ को कहा है। अर्जुमन ताई तो जब तक हर बात निगार ताई से ना कर ले इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। उन्होंने निगार ताई को बता दिया और उन्होंने अपनी बेटियों को। अब ये सारे खानदान में फैलेगी, फिर बीजान तक भी पहुंचेगी। सोचो उनको कितना दुख होगा। इसने बोझल सी सांस खारिज करके अपनी आंखें रगड़ी। सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। तो चंदा फिर तुमने मुझे इस सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें मैं? उल्टा तुम परेशान हो जाती। और एक तो अर्जुन ताई के बेटे नफीस ने ज़िंदगी अजाब कर दी है मेरी। सामिया इसकी बात पे फिर से चौंकी। क्यों, क्या किया इसने? इस दिन वो मेरे कमरे में आ गया था, बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहकर गीली सांस अंदर खींची तो सामिया को लगा इसने कुछ गलत सुन लिया है। लेकिन क्यों बदतमीजी की इसने मेरे साथ? क्या? बस सामिया ने बेयकीनी से इसका चेहरा हाथों में लेकर थामा। इसकी रोई रुई सी शहद रंग आंखों का राज अब खुला था इस पर। हम सब रस्म करने जा रहे थे ताई के घर में, अपने कमरे में बाल बनाने आई तो वो भी मेरे पीछे कमरे में आ गया। नीचे घर में इतना रास्ता सामी के किसी ने ऐसे आते देखा ही नहीं था, मगर वली। इसने गहरा सांस लिया। सामिया से देख रही थी। वली ने इसे देख लिया मेरे कमरे में आते हुए। एक पल को वो रुकी तो सामिया इसके यक पड़ते हाथों को थामा। फिर क्या हुआ? फिर इसने मेरे कमरे में आकर इसे मारा। इसके घुटने से खून आने लग गए थे। मैं बहुत डर गई थी सामिया, मुझे लगा वो इसे जान से मार देगा, मगर इसने नहीं मारा क्योंकि वो जानता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जिस्मानी तशद्दुद देकर। इसने इसे कुछ भी नहीं कहा, मगर मुझे यकीन है वापस आकर इसने यस नफीस को नहीं छोड़ा होगा। पता है दोनों दिन वो तकरीब में शामिल नहीं हुआ। बाबा ने हुसन ताया से पूछा तो बताने लगी नफीस सीढ़ियों से गिर गया था, काफ़ी चोटें आई हैं, मगर मैं इस वक्त समझ गई इसको चोटें कैसी आई होंगी। इसने एक बार फिर गहरा सांस लिया। सामिया को बेख्तियार इस पर तरस आया था। और तुम कब से ये सब अपने लिए अंदर लेकर बैठी हुई हो? हाँ, मैं क्या और क्या करती? वली फिर से अपने सर महल से खौल में सिमट गया सामी। और मैंने जितनी मेहनत से इसके और अपने दरमियान की दीवारों पर गिराया था, अब फिर से हमारे दरमियान आग खड़ी हुई है और अब इन दीवारों को गिराने का कोई रास्ता नहीं है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इसने नफ़ी में सर हिलाया। अब कुछ भी कभी भी ठीक नहीं होगा सामिया, कभी भी नहीं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी बदनामी मेरा इंतज़ार कर रही है, जैसे जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरा दिल बहुत बोझ तले है, लगता है फट जाएगा। मैं क्या करूँ सामिया? इसके बेसाख्ता हिचकी उभरी थी। सामिया ने आगे बढ़कर इसे खुद से गले लगाया तो इसके कंधे से लगी। मज़ीद रोने लग गई। इतने दिनों के बाद इसे कंधा मुयस्सर आया था, भला वो कैसे ना अपना दिल का हल्का करती।
कांता अमल का ख्याल रखेगा, मुझे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रही है। कांता ने एक पल के लिए उसका चेहरा देखा, थोड़ी देर कबल इसके सपाट से वली के बरअक्स कदरे मुख्तलिफ परेशान सा। और तुम्हें क्यों होने लगी इसकी इतनी फिक्र? एकदम कांता ने बहुत सख्ती से कहा। तो वली ने इसकी जाने सांस ना समझी से देखा। वो दोनों सब्जार पे खड़े और सुबह की नरम सी धूप पर तिरछी होकर गिर रही थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे तुम? वो पिछले 3 दिनों से बलकती रही है तुम्हारी गैर मौजूदगी में वली। पिछले पूरे 3 दिन, उन्होंने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। 3 दिनों से वो मुस्तकिल अज़ाब में तुम्हारी राह तक रही थी। तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी और इंतज़ार की सूली पे लटकी हुई थी। कब तुम इससे खुद बात करोगे? तुम्हें लगता है वो ठीक है, वो ठीक रहेगी? इस सारे अरसे में खुद के साथ उलझी हुई थी। मगर तुम्हें इससे क्या वली अहमद? तुम जो करो, जो कर रहे हो करते रहो। तुम्हें क्या फ़िक्र है इसकी? वो कैसे भी रहे, जिए या मरे, लोगों की बकवास सुनती रहे, इससे तुम्हें क्या? तुम तो कभी इतनी हिम्मत नहीं करोगे कि आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लो और इसके सबसे कमज़ोर लम्हात में इसका सहारा बनो। दुनिया अगर तुम्हारे और इसके दरमियान आ रही है तो तुम भी आगे बढ़कर दुनिया से इसे छीन लो वली। मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? इससे मोहब्बत नहीं करते तुम? तुम्हें सिर्फ खुद से मोहब्बत है, सिर्फ खुद की परवाह तुम्हें। इसके साथ कुछ भी होता रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों ठीक कह रही हूँ ना मैं? आखिर में रुक कर बहुत बेरहमी से पूछा तो वली का दिल एक पल को कांपा। आंखों में तकलीफ उभरी और जब से दांत जम गए। मैं इससे सिर्फ इसलिए दूर हूँ क्योंकि मैं इसकी बर्बादी नहीं चाहता। आप लोग समझते क्यों नहीं है कि मैं क्रस्ट हूँ, मनहूस हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ ज़िंदगियाँ निकाल लेता हूँ लोगों की, और आप चाहते कि मैं अपने साथ इसे मिट्टी होती जलील ज़िंदगी में रूल दूँ। वो जिसे मैं अपने साए से भी दूर रखना चाहता हूँ, इसे अपनी ज़िंदगी में जगह देकर तबाह कर दूँ। मैं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। और आप, इसकी आवाज़ काँपी थी, आप मुझे इस लड़की के साथ ऐसा करने के लिए कह रही जिसकी ज़िंदगी के लिए वली 100 दफ़ा अपनी ज़िंदगी। एक बार फिर कांता ने बहुत हिम्मत करके इस पे चोट की तो वली की आंखें जलने लगी। हाँ, डरता हूँ मैं, खौफज़दा हूँ मैं कांता, बहुत खौफज़दा। इसे एक सांस की भी अज़ियत हुई और इसकी इज़्ज़त की वजह से मैं बना तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश यही है कि इसी ज़िंदगी में खुश देख सकूँ, मुतमईन दे सकूँ और इसको सबको सोचते हुए मेरे ज़हन की तस्वीर में मेरा वजूद कहीं पर भी नहीं जचता। वो रेशम है और मैं टाट, वो आसमान है और मैं ज़मीन पे पड़ी खाक भी नहीं हूँ। मगर वो बेवकूफ़ लड़की। इसने रुक कर चेहरा ऊँचा किया और उसके कमरे की खिड़की पे नज़र डाली। वो बेवकूफ़ लड़की समझती ही नहीं कुछ भी। जितना भी अपने रवैये से समझा लो, सख्ती कर लो, डाँट दो, मगर इसका तो बस इस पर कोई असर ही नहीं होता। जब भी मेरी तरफ देखती तो इसकी आँखें मोहब्बत के एहसास से इस कदर चमचमाती कांता कि मैं डर जाता हूँ। मुझे लगता है मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा और जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मुझे खुद से नफ़रत हो जाती है, घिन आती है खुद से। तुम ज़ुल्म कर रहे हो वली, खुद के साथ भी और उसके साथ भी। एक दफ़ा शादी करके तुम इससे, इस हवेली की सियासतों से दूर ले जाओ तो सब भूल जाएगी। तुम क्यों अपनी इसकी ज़िंदगी को अज़ाब बना रहे हो? वली ने जलती आँखें चंद लम्हों के लिए मौन ली। जलन अब इसकी कनपटों से सरियाहत करते सर के पिछले हिस्से में उतर रही थी। ज़ुल्म हो चुका है कांता, अब बस इंतकाम के उल्टे चक्कर बाकी हैं। ज़ालिमों को इनके अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुदरत अपने उल्टे चक्कर शुरू कर चुकी है, जिसमें मेरी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। मेरी दुश्मनियाँ हैं, मेरा उठना बैठना बदमाश लोगों में है, बहुत से लोग हाथ लगाए बैठे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है किसी को अंजाम तक पहुँचाते-पहुँचाते मैं खुद भी कहीं मर खप जाऊँ, कोई जनाज़ा भी ना पड़े, ना ही किसी को मैं याद रहूँ। ऐसा होगा कांता, जल्द या बदई, मगर होगा ज़रूर। ऐसे में आप चाहती हैं मैं खुद को इसके साथ बाँधूँ? नहीं कांता, मैं ये नहीं कर सकता, ये ज़ुल्म है, बहुत बड़ा ज़ुल्म। घबरा कर इसे नफ़ी में सर हिलाया तो कांता का दिल एक पल को लर्ज़ा कर रह गया। कितनी खौफ़नाक बातें करता है ये लड़का। तुम तो ऐसी बातें मत किया करो वली। पुरानी वाली कांता ने दुखी होते हुए दिल से कहा तो वो बवात मुस्कुराया। फिर इसकी जानिब देखा, इसकी खुश मगर गुलाबी आँखों को देखा, तब डर गई थी। ठीक है, मैं नहीं करूँगा आइंदा ऐसी बातें, मगर प्लीज़ इसका ख़्याल रखिएगा। इसकी तकलीफ़ नहीं देखी जाती मुझसे। इसे समझाओ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताए, मगर वो इस तरह अंदर ही अंदर ना घुले। मैं चलता हूँ, अब देर हो रही है। मज़ीद कोई बात किए बगैर वो आगे बढ़ गया तो कांता दुखी दिल से इसे जाता देख के गई। वो दोनों इनके दिल से बहुत करीब थे, मगर दोनों ही तकलीफ़ में थे, जिसकी वजह से इनका अपना दिल भी ज़ख्मी होने लगा। हाशिम ने छोटी-सी आँखों को मज़ीद छोटा करके सामने खड़े शख़्स को बख़ौर देखा। तो तुम क्या कहते कि वली करम की मौत के वक़्त वहाँ मौजूद था? इसकी आवाज़ में कोई अलार्म सा था जो बज रहा था। जी सरकार, आगे वाले ने गर्दन मज़ीद झुकाते हुए कहा। तो पुरसुकून बैठा हाशिम एकदम दहाड़ा। और तुम मुझे अब बता रहे हो? वो सरकार, आप अपनी बहनों की शादी में मसरूफ़ थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। जल्दी से घबरा कर वज़ाहत दी तो हाशिम को अपना सारा वजूद आँख में जलता हुआ महसूस हुआ। मैं मसरूफ़ था, मर तो नहीं गया था ना?
टेबल पर हाथ मारकर इसने चंद्रमा में गहरी सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। जब तुमने इसे वहां मार कर फेंका था तो क्या करम इस वक्त जिंदा था? जी जी सरकार जिंदा था। 15 मिनट बाद मौत आई थी इसकी। 15 मिनट। वो फिर से दौड़ा, फिर उठकर सामने खड़े शख्स को एक जोरदार मुक्का मारा, पीछे को लड़खड़ा कर गिरा था। 15 मिनट तक वो गाली जिंदा रहा और तुम मुझे अब बता रहे हो तो मुझे? हाँ। इसने टेबल पर रखी सारी चीजों को हाथ मारकर गिरा दिया था, फिर लंबे बालों में हाथ फेर कर गुस्से को काबू किया। 15 मिनट तक वो जिंदा रहा तो इसने वली के सामने कुछ ना कुछ तो जरूर बका होगा। अगर ऐसा तो फिर वली अब तक क्यों खामोश है? वो तो खामोश रहने वाला बंदा है ही नहीं। फिर क्या चीज रोक रही है इसे? वो क्यों चुप करके बैठा हुआ है अब तक? वो आपके बालों में हाथ फंसाए खुद से बड़बड़ा रहा था। गज़ल का कोई टुकड़ा कहीं से गायब था। इसके टुकड़े की गैर मौजूदगी इसे अब बेसुकून कर रही थी। वली ने अपनी आंखों में चढ़ा स्याह चश्मा उतारा, फिर एक होटल में दाखिल हुआ। शहर का बड़ा सा टाइल से चमचमाता होटल वसी रकबे पर फैला हुआ था। वो लॉबी से गुजरता मखसूस कमरे की जानिब बढ़ा, फिर लिफ्ट के जरिए ऊपर चढ़ता गया। लिफ्ट से बाहर निकला तो फिर टाइल से चमकते हॉल को पार करने के बाद तवील राहदरी में चला आया। राहदी के दोनों तरफ में दूर दूर तक कत्थई रंग के दरवाजे लगे थे जो कि इस वक्त बंद थे। कभी कोई एक शख्स किसी दरवाजे को खोलकर बाहर निकल कर रहा होता तो इसकी नज़र आगे बढ़ते वली में पड़ जाती। वो एक बहुत महंगा 6 स्टार होटल था। इसने दरवाजे के बाहर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, फिर आहिस्ते से दरवाज़ा खुलता कमरे के अंदर दाखिल हुआ। नरम सी झाजी साइड पर बेड पर सुरमई चादर बिछी हुई थी। खिड़कियों पे गिरे भारी पर्दे भी गहरे सुरमई रंग के थे और तो और पैरों तले बिछा कालीन भी इसी रंग का था। वो सुरमई शेड से ढका वाला शाबा बहुत खूबसूरत कमरा था, मगर वली को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुख सोफे की जानिब फिरा, इसमें कोई अधेड़ उम्र शख्स बैठा था जिसका चेहरा मुखालिफ सिम में था। आओ वली, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जी सर, इंतज़ार के लिए मौजरत। इसने आगे एक कदम बढ़ाया और जैसे इसका मुस्कुराता चेहरा देखा तो उसके अपने चेहरे पर नरमी बिखर गई। वो चेहरा हसन शाह का चेहरा था, दुश्मन के दोस्त का चेहरा।